खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल आप सबका। शाम के 5 बज रहे हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि अक्सर सियासी मामलात पर गुफ्तगू शनीद हो सके, बात की जा सके, या फिर इक्तिसादी मामलात, समाजी मामलात, वो तमाम मुद्दे या मसाइल जो आप लोगों के साथ जुड़े हैं, हम सब से इन मामलात का या मसाइल का लेना देना हो, वो हमारी तरजीहात में शामिल रहते हैं। और आज भी इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में एक चूंकि कैंपेन पूरे मुल्क के अंदर चल रही थी, राशन के ताल्लुक से बात करेंगे। और इस कैंपेन में उन लोगों को या उन बेनिफिशरीज को बाहर लिस्ट से निकाला गया जो राशन तो ले रहे थे, लेकिन सरकार के मुताबिक फर्जी राशन कार्ड थे, या फिर उनके पास इस तरह के राशन कार्ड थे जो कवायद ज़वाबित के मुताबिक नहीं थे। शुरुआत जरा खबर के साथ करेंगे और उसके बाद एक एक करके मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि आदादो शुमार क्या कुछ कहते हैं। ब्रेकिंग जरा प्ले कर दीजिएगा और उसके बाद सीधा एक एक करके आपके सामने डिटेल्स और दोनों तरफ की बात सुनेंगे। हालांकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश या इस्लाहत लाने की कोशिश है। मरकजी खित्ते में 1,27,000 से ज्यादा जाली राशन कार्ड्स को मंसूख किया गया, कैंसिल किया गया, और हुकूमत के मुताबिक जो बोगस बेनिफिशरीज थे उनको लिस्ट से बाहर निकालना बुनियादी तौर पर इसका मकसद था, और आज वही सरकार के मुताबिक उन्होंने किया है। इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों पर हालांकि पूरे मुल्क के अंदर कार्रवाइयां होती भी हैं या फिर काम इस हिसाब से चलता है, और ये जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जब कुछ को बाहर किया गया या अगर नए लोग एड ऑन किए गए तो कैसे हुए, क्या हुआ, तफसीलात भी इस हवाले से तलब की जा रही हैं। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से भी कुछ सवालात पूछे गए। वहीदुर रहमान पर्रा पुलवामा से रुकने पार्लियामेंट हैं, उनके मुताबिक कई लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर मुफ्त अनाज जिन तक पहुंचे, और उनकी हुकूमत या दौरे इक़्तिदार में भी इस ताल्लुक से काम हुआ, लेकिन वो भी तफसीलात हुकूमत से अपनी जगह पर मांग रहे हैं कि ये बताया जाए कि 1,27,000 कौन लोग थे। अब जब यही सवाल हिज़्ब इक़्तिदार से पूछा या फिर उनके साथियों से पूछा तो वो भी इस पर अपने हिसाब से जवाब देते। और ओवरऑल जो 25-30 लाख के करीब जो अब तक आपके सामने मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर राशन लेने वाले लोग थे, बेनिफिशरीज थे, उसको लेकर एक ऐसा भी ओपिनियन था जिस पर सरकार अपनी बात रख रही है, राशन दुगना करने की बात हो रही है। लेकिन चूंकि नेशन वाइड एक कैंपेन चल रही थी और उस कैंपेन के मुताबिक अगर कहीं पर कोई फर्जी कार्ड है, डबल कोई राशन लेता है, उसको बाहर निकाला जाए, और जिन लोगों को कैंसिल करके राशन कार्ड वाली लिस्ट से बाहर निकाला जाए, उन लोगों को भी कम से कम सरकारी खजाने को भी नुकसान ना पहुंचे, राशन कहीं पर नुकसान ना हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए। और लाखों लोग जब साइड हुए हैं तो इस पर सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि ये क्रिटिकल इशू है, सरकार इस पर जवाब दे। दोनों तरफ से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले कुछ रिएक्शंस, जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं, कुछ सवालात हमारे नुमाइंदों ने लीडरान से पूछे थे, जरा दोनों तरफ की बात सुन लेते हैं। नेशनल पॉलिसी का जहाँ तक सवाल है वो एप्लीकेबल शायद हर एक पे होती है, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल्स के नहीं पता है अभी ये, और एक्चुअली क्या मैंने पढ़ा नहीं है अभी ये तो। लेकिन जो ऊपर से जो मुझे अभी पता चला, जो मैंने देखा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसके अंडर ये सब चीज़ें होगी, और पूरे मुल्क में ये सब ड्राइव चलाया जा रहा है। तो जहाँ तक आप एमएलए साहब की बात कर रहे हैं, एक एमएलए साहब ने बोला है जो शायद पीडीपी से, हाँ पीडीपी के जो एमएलए हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट लाने वाले ही स्टेट में पीडीपी थी, तो तब तक तो हमारा अपना सब कुछ सिस्टम था। लेकिन ये इरोजन जो था, जो गरीबों को खाना मिलता था, उस वक्त उन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा। ये उसी एक्ट के अंडर आज जो है ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन स्टेट के अपने इख्तियारात हैं। अगर ये नेशनल कोई स्कीम है जो भी पूरे मुल्क में चल रही है, अगर इसमें कहीं कुछ गरीब लोगों का जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या बाकी चीज़ें हैं, तो स्टेट के पास इतने वसाइल हैं कि वो उनको रिलीफ दे सकती है। और हमें पूरा उम्मीद है जब ये पूरा इसको देखा जाएगा, पूरा एनालाइज किया जाएगा सिचुएशन को, अगर इसमें लगता है कि ज़रूरत है कुछ चेंज करने की या कुछ नए मेजर्स लेने की, वो इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ज़रूर लेगी। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, शुक्रिया इसके लिए। मैं आपको ये कहूँ, ये हमने नहीं किया है, ये हमारा काम नहीं, ये 2023 में हुआ है और 2024 अक्टूबर में इलेक्शंस हुए, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शंस हुए। ये 2023 का है, लेकिन अब आपने इसको निकालना है बाहर। अब ये कौन सी एजेंसीज कर रही हैं, ये कौन से लोग हैं जो उसको प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि आज हो गया है, वो देखने की पहले ज़रूरत है। ये गलत है, गलत ही नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है ये, मगर ये 2024 में हुआ है। और जो लोग ज़्यादा शोर कर रहे हैं इस पर, तब वो सरकार के खास लोगों में माने जाते थे, तब वो सरकार के दाहिने और बाइने हाथ बने बैठे थे जो लोग इसको आज अपोज कर रहे हैं।
तो तब वो अपनी कुर्सियां बचा रहे थे और अपनी प्रॉक्सिमिटी जो सरकार के साथ थी वो बचा रहे थे। सो ये गलत है और इंशाल्लाह हमारी सरकार जो है और जो हमारी मिनिस्टर एजुकेशन की, मैंने उनसे भी इस बारे में बात की, तो हम इस पे ज़रूर देखेंगे। और रहा है पीछे प्रेसिडेंस जो टेक्स्ट बुक में करिकुलम था वो बराबर रहेगा। एब्सोल्युटली ये हम टेकअप भी हमने बात की भी है, टेकअप करेंगे। लेकिन ये जो हुआ है ये बहुत पहले हुआ है, 2 साल पुरानी बात है, 1.5 साल 2 साल पुराने ऑर्डर है ये। लेकिन हमने इसको ठीक करना है। मैंने खाली आपको देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में, या ओवरऑल अगर हम यूटी की बात करें, जब से सीएपीडी महकमे ने वेरिफिकेशन को लेके जिन राशन कार्ड होल्डर्स का इशू आ रहा था, जो एएवाई को मुस्तहिक थे उनको एपीएल रखा गया, जो बीपीएल के मुस्तहिक थे उनको एएवाई रखा गया। तो ये जो सारा जो इसमें वेरिफिकेशन में थोड़ा तजाद जो आ रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, और काफ़ी तर गरीब लोग हर समय यही कह रहे थे कि जी हम जी मुस्तहिक थे एएवाई राशन कार्ड होल्डर को लेके, हमें जी एपीएल दिया गया है। तो उस सिलसिले में शायद कलेक्टिवली एक डाटा तैयार किया होगा लोगों के आधार पे, गरीब लोगों के आधार पे, जो सबमिट किया होगा ऑनरेबल एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन जिस तरीके से आप ऑनरेबल एमएलए साहब की बात कर रहे हैं जो पीडीपी से हैं, तो शायद उसने जो क्वेरीज उठाई है 14 के बाद अभी तक अगर हम बात करें, वो हुकूमत में एक हिस्सा थे, उन्होंने काफ़ी तर स्लोगन्स भी चलाए। मुझे याद है उन्होंने युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ किया था खेलो इंडिया खेलों में, शायद उसको वो याद नहीं है कैसे पूरे कश्मीर वैली में साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक उस वक्त क्राइसिस उठी। तो मोटे तौर पे मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से आज लोग अवेयर होते जा रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत को बहाल हुए, सरकार भी बनी, और सरकार का भी इसमें देखना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों की सहायता दें। जहां राशन कार्ड्स का मामला जो है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी फ़र्ज़ बनता है कि जो डिलीशन उसमें राशन कार्ड जो होगा या जो फेक राशन कार्ड जो होगा, उसको वेरीफाई करके उसका कार्ड किसी दूसरे जो मुस्तहिक होगा उसको दिया जाएगा। अब किस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसको पैनिक बता रहे हैं, और किस तरीके से अटेंशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट होना चाहिए था, अटेंशन टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, अटेंशन टुवर्ड्स एस्पिरेशंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पीपल, और ये शायद अटेंशन को डाइवर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, मुफ्ती साहब ने अपने कार्यकाल को लेके भी जम्मू कश्मीर को चलाया है, लेकिन उसने भी कहीं ना कहीं कोताहियां बरती, जहां आज लोग भुगत रहे हैं। जैसे 2014 का रिश्ता, यही ऑनरेबल एमएलए तब सीएम के एडवाइज़र भी रहे थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रहे थे, शायद इनको अपना कार्यकाल याद नहीं है। आज जो जम्मू कश्मीर में जो मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, समस्याएं हैं, इसका जो जिम्मेदार है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। चलिए, ये तो वो बात हो गई जो दोनों तरफ से अपने अपने हिसाब से बात रखी भी जा रही है, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से भी कुछ सवालात खड़े किए गए हैं। ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं, और ये जो खदशात हैं इनको दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, इस पर भी जवाब लेंगे। और हुकूमत का साथ देने वाले यानी कांग्रेस की जानिब से भी इस पर जो बयान आया वो मैंने आपके सामने रखा, मगर मजीद इस पर कुछ सवालात जो हमसे भी पूछे जा रहे थे, जिम्मेदारान से ज़रा इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इरफान हफीज़ लोन साहब ज्वाइन कर चुके हैं, रुकने असेंबली है, शुमाली कश्मीर से अक्सर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करते रहे, वादी कश्मीर से इस वक्त भी हमारे साथ हैं। शेख अवैस साहब हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और थोड़ी देर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से भी नुमाइंदा हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए हैं, तो ज़रा उनके भी सवालों को मज़ीद गहराई के साथ जान शुरू कर लें। इरफान हफीज़ साहब, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर आप भी हुकूमत का हिस्सा है, क्या ये प्लान है जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये जो लोग निकाले गए, क्या ये वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोसेस था अवामी तकसीमकारी का नाम लेकर जो बेहतर करने की हम बात कर रहे थे, या हुकूमत दावा कर रही है ये वही सिलसिला है, वही अमल है, या कुछ और निशानदेही की गई है बोगस बेनिफिशरीज के नाम पर, जहां पर सवाल आज हिज़्ब इख्तिलाफ से जो लोग हैं वो उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि हमने 5 अगस्त को सुना था कि इन्होंने कहा कि हमने 5 अगस्त का निर्णय लिया। भारत सरकार का और भाजपा का कहना था कि इस निर्णय से अच्छे दिन होंगे कश्मीर में, और आपने देखा इतिहास में पहली दफा एक स्टेट को यूटी बनाया गया। हमने हमेशा देखा है यूटी को स्टेट बनते हुए,
इन्होंने कहा अच्छे दिन होंगे तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर पंडित भाई जो जम्मू में है या बाकी जगहों पर वापस आएंगे, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब मुझे बताइए, क्या मेरे कश्मीरी पंडित भाई वापस आए? भाजपा ने कहा कि अच्छे दिन होंगे, बिल्कुल शांति होगी। आपको पता है 5 अगस्त के फैसले मतलब निर्णय के बाद क्या हालात यहां पर बने, किस तरीके से टारगेट किलिंग्स हो गई। इसी तरीके से इन्होंने हमारे साथ जो अत्याचार किया भाजपा वालों ने, इन्होंने यहां पर आपने देखा कि जो एक गरीब आदमी 300 रुपए महीने बिजली की अदाई करता था, बिल टैरिफ जी, आपने देखा आनन फानन वो आज इसी गरीब आवाम को 2100 रुपए, ये एलजी साहब के समय का है। राशन का जो भी है वो एलजी साहब का है, लिमिटेड है। वीड आउट में बहुत से ये कहा गया कि बोगस है। अच्छी बात है अगर कोई डिजर्व नहीं करता है, लेकिन जो डिजर्विंग है वो बहुत सारे अभी भी पेंडिंग है। ये आज का नहीं है, बहुत पहले का है। और ये कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हम फ्री राशन देंगे, हम लोगों को राहत देंगे, मुझे लगता है 2 महीने कुछ समय हो गया है, अभी सरकार के पास समय है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जो लोगों को राहत देने के हवाले से जो भी निर्णय है ये सरकार करेगी। अब देखिए, आपको मालूम है कि अगर आपने कोई जुर्म किया लेकिन आपके भाई को उसकी सजा नहीं मिल सकती है, मैंने कोई जुर्म किया मेरे रिश्तेदार को सजा नहीं मिल सकती है। ये भाजपा बीजेपी की देखिए क्या नीति है। ऐसे कितने हमारे पास लोग हैं जो निर्दोष है, बेगुनाह है, देश को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन अगर उनको वेरिफिकेशन होगी, पुलिस की जरूरत नौकरी के लिए, बाहर मुल्क में जाना होगा कहीं विदेश में, तो उनको वेरिफिकेशन क्लियरेंस नहीं मिलती है। कहते हैं उनके जो चाचा है या जो उनके ताया है, उनके कोई रिश्तेदार जो है, ताया का ताया उसका रिश्तेदार है, वो उसके खिलाफ एफआईआर है। ये कहां का कानून है? ये कहां का इंसाफ है? यानी जो बात आप इरफान साहब कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं हमारी कोशिश होगी उसमें नजरसानी हो, जो बेगुनाह है उसको ना सताया जाए, बिजली के हवाले से लोगों को राहत मिले, फ्री यूनिट्स मिले, राशन फ्री मिले, और जो जेन्युइन इस एवाई कैटेगरी बीपीएल कैटेगरी में है, हमें उम्मीद है उनको राहत मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार हमें एक जेन्युइन कोटा दे ताकि लोगों को राहत मिले। इरफान साहब, मैं आपने जो बात की है मैं उसी से आगे कंटिन्यू करूंगा। आपने क्या इस बात की तरफ इशारा किया है कि पुलिस वेरिफिकेशन का एक सिलसिला भी हो सकता है और उन्हीं लवाजमात में, उन्हीं दस्तावेजात में से राशन कार्ड भी एक इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारी जगहों पर काम आता है, तो अगर उस तरफ कोई वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, यहां पर राशन काटने वाली बात आई, क्या मैं आपकी बात का ये मतलब समझूं? कहीं पर अगर कोई जेन्युइन है आप उसको राशन काटते हैं, अगर आपके पास कोई बेगुनाह आदमी है उसको कहते हैं आपका रिश्तेदार है, वेरिफिकेशन नहीं है। हम कहते हैं कि अवाम को सताने की बात है, अंडर द गारब ऑफ कोई भी प्रोसेस हम चाहते गरीब अवाम को सताया ना जाए। और ये एलजी साहब के वक्त के जो भी फैसले हैं, कवानीन है, जो मिजाज बन चुका है तब या सिस्टम का, उसको बदलने में थोड़ा समय लगेगा। और हम इस बात से बाखबर है, वी आर अलाइव ऑफ द फैक्ट दैट वी आर इन यूटी, बट नेवरदलेस हम तवक्का करते हैं कि ये सरकार जो है लोगों को राहत देगी, चाहे बिजली का मसला हो, राशन का मसला हो, और हम कोशिश करेंगे कि हमें एक जैसे हमारा कुछ पावर प्रोजेक्ट्स है वो रिटर्न किया जाए और लोगों को राहत मिले। मोहित बान साहब भी हमारे साथ पीडीपी से हैं, उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं, मैं जरा उन्हीं के पास जाऊंगा और उसके बाद अवैध साहब जवाब देंगे। मोहित बान साहब, ये 1,27,000 प्लस राशन कार्ड, 700 से ज्यादा राशन कार्ड्स जिनको कैंसिल किया गया लद्दाख के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे मुल्क में ये प्रोग्राम 5,87,00,000 प्लस कार्ड्स हैं जिनको मनसूख किया गया। क्यों एतराज है आपको इस पर? आपकी आवाज नहीं आ रही है मोहित साहब। बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। मैं नहीं जानता हूं कि बाकी मुल्क में इसका क्या प्रोसेस है या क्या है, और उस प्रोसेस के अंदर जाने की शायद मैं
अभी उसके अंदर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं एक चीज यहाँ जरूर पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि सरकार, आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने इलेक्शन में जाने से पहले लोगों से कई बड़े वादे किए, चाहे वो राशन के हवाले से थे, चाहे वो बिजली के हवाले से थे, चाहे वो जो इंसान की बेसिक जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, उस हवाले से बड़े बड़े वादे किए। आप जब सरकार में, इतनी लोगों ने आपके ऊपर एक एतमाद दिया, आपको एक इतना बड़ा भरोसा और इतना बड़ा मैंडेट दिया, और आप आज उन्हीं लोगों की जान के दुश्मन हो गए हैं इस शदीद सर्दी के मौसम में, जहां लोगों के पास बेरोजगारी का जो एवरेज है वो 38% को छू रहा है, आप लोगों को खाने से भी मजबूर कर रहे हैं। मैं इस सरकार को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब सरकार की विल होती है, जब सरकार का गर्व होता है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। 2016 में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे इस स्टेट के, तो उन्होंने एक मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम जो है उसको लॉन्च किया, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर थी। उसके उस मतलब जो आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बेनिफिट्स मिलते थे, उसके ओवर एंड अबव, उसके अलावा भी जो है आपको मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम के अंदर जो है उसके फायदे मिलते थे, जिसमें हर सोल को 35 किलो राशन पर फैमिली के अंदर जो है फराहम किया जाता था। मैं आपको सिर्फ एक थोड़े से छोटे से नंबर दूंगा, ज्यादा डिटेल में मैं उस स्कीम की नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इंटेंट आपको बताना चाहूंगा, अगर सरकार चाहे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती है। जब ये स्कीम लॉन्च की गई तो जम्मू डिवीजन के अंदर 11.5 लाख फैमिलीज जो हैं वो इस स्कीम के अंदर कवर की गई, और कश्मीर डिवीजन के अंदर 10,36,000 फैमिलीज जो हैं इस स्कीम के अंदर कवर की गई, जो कुल मिलाकर सोल्स, अगर हम उसके अंदर जैसे हम राशन कार्ड में सोल के हिसाब से उसको गिनते हैं, गिनते हैं जी। उनको, एक एक अफराद के हिसाब से गिनते हैं, तो कम से कम 43,76,000 सोल्स जो हैं कश्मीर जम्मू डिवीजन में कवर की गई, और 42,10,000 सोल जो है कश्मीर डिवीजन में, जो कुल मिला के 85,85,000 सोल हैं जिनको मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम्स के अंदर 2016 के अंदर एनरोल किया गया, और उनको जो सहूलियात हैं वो पहुंचाई गई। हमारी बेसिक गुजारिश है सरकार से, जिस सरकार के पास एक ब्रूट मेजॉरिटी है, एक ब्रूट मैंडेट है, हम समझते हैं यूनियन टेरिटरी है, यहाँ एलजी साहब की बहुत मुदाखलत है, दिल्ली की बहुत मुदाखलत है, लेकिन ये तो वो डिपार्टमेंट है जिसमें ना दिल्ली की कोई मुदाखलत है, ना एलजी साहब की कोई मुदाखलत है, ये तो सरकार के अपने पावर के अंदर है, अपने इख्तियार के अंदर है। तो ऐसी स्कीम जो उनने पास्ट में देखी है कि जिसकी वजह से लोगों को आराम पहुंचा है, जिसकी वजह से लोगों ने सहूलियत देखी है, तो आप इस स्कीम का सहारा लेकर आप लोगों तक आराम पहुंचाइए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि जो लोगों के पास कहीं आराम पहुंचा हुआ है, आप किसी ना किसी बहाने से उनका राशन कार्ड कैंसिल कर रहे हैं, ताकि कल को उनको कोई भी स्कीम, चाहे वो एएवाई की है, अंत्योदय की है, बीपीएल की है, जब आपके पास राशन कार्ड ही नहीं है तो आप तो दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। आपने एक और एक मुसीबत जो है लोगों के लिए नहीं खड़ी करती, तो सरकार को इसके ऊपर सामने आना चाहिए, ठीक है, उन्हें ठीक है, बताना आपकी चाहिए बात कि बड़े अगर आप इत्मीनान इनमें से लोगों अवैध साहब के ने सुनी है। आप लोगों अवैध की साहब मुश्किलात बढ़ा रहे हैं, तो जवाब ये भी क्यों दे बढ़ा दीजिएगा रहे हैं? इनके सवालों का, और ये भी बताएं जरा वजाहत हो जाए, ये 1,27,000 प्लस लोग, अगरचे आपकी हुकूमत से पहले ये काम शुरू हुआ था, हमने भी मुतअद्दिद इस पर डिबेट्स की, डिस्कशंस की, लेकिन बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर जब राशन के हवाले से या फूड ग्रेन्स के हवाले से बात हो रही है तो कुछ चीजें आपके दायरा अख्तियार में, लेकिन ये कौन लोग हैं जो निकाले गए? आप तो हुकूमत वादा कर रही थी कि हो सकता है आइंदा दिनों में वो पूरा भी हो जाए, राशन डबल करने की, जो लेकिन जो ऑलरेडी बेनिफिशरीज थे उसमें से 1.25 लाख से ज्यादा लोग निकाल दिए गए हैं, ये कौन है? सबसे पहले तो आपको एक तरफ से जो कल में हमारे भाई है उनको बड़ी अच्छी बात छेड़ी कि जो अभी चल रहा है इसको लेके बेसिकली एक बहुत बड़ी आंदोलन हुई है 2014 से लेके 2014 में स्टार्ट हुई है तो अभी तक की जो बहुत बड़ी दांती हुई है कि ये जो राशन कार्ड्स जो बांटे गए हैं इसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल जो डिजर्व नहीं करते वो एपीएल वाले हैं। जाना चाहिए था ये बीपीएल के पास गया है, ये एपीएल वाले के पास। ये एक बहुत बड़ा कैप लाइक पीडीपी के सरकार में बीजेपी के सरकार में हुआ। ये 10 साल की जो गंद है, ये जो हमारे
फूड सप्लाई के जो मिनिस्टर भी है अभी सतीश शर्मा, हमने ऑलरेडी इस चीज पे एक्शन कर लिया है। हमने प्रॉमिस भी किया है कि जो राशन जो है वो टाइम में लोगों को डबल भी मिलेगा, बट जहां पे ये दानती इसको इस पे एक्शन करना जरूरी है और रेक्टिफाई करना जरूरी है। जो इसका हक बनता है उसका। मोहित साहब मैं आ रहा हूँ आपके मुझे लगता है कि जहां तक मुझे खबर है, इंशाल्लाह 1-2 महीने में रिपोर्ट कार्ड सामने रख, तो उसमें अभी 1-2 महीने तक लगेगा, बट ये 10 साल की गंद है, ये 2 महीने हो सकती। और मैं मोहित जी को ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रॉमिस किए हैं, हम वादाबंद है कि हम चाहे इलेक्ट्रिसिटी को लेके हो, चाहे लेके हो, व्हाटएवर बेसिक नीड्स, क्योंकि पे लोगों की जो जरूरियात है उसके ठीक है, वो तो ऑब्वियस साहब ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे बताइए ना कि हुकूमत बने हुए 1.5 या 2 महीने हुए और 2 महीने से भी कम का अरसा, ये सर्वे कब हुआ जिसमें यह अचानक से पता चल जाता है कि इतने बेनिफिशियरीज 2014 से 2023 तक या 2024 के मिड तक इतने लोग फर्जी पाए जाते हैं? ये सर्वे कब हुआ और क्या ये सरकार को पता था या आपके लोगों की निगरानी में ये सब हुआ है? जी वही मैं कह रहा हूँ कि इस पे ऑलरेडी हमारे जो है इस पे एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हम इस पे हम देख रहे हैं कि ये कहां से नांदियां हुई है, बट आने वाले महीने 2 में रहेगा, जो भी हकदार होएगा इस चीज के लिए। हम चाहते हैं कि जिसको इस चीज करता है ये उस चीज उनके पास पहुंचे। जो अभी तक हमें समझ आ रहा है कि जो इन्होंने एक में बहुत सारे राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जो डिजर्व भी नहीं करते हैं, पीएल वाला भी बेचारा जाए दैट्स व्हाट टेलिंग यू, एक्शन स्टार्ट हो चुका है। 1-2 महीना वेट कीजिए, रिजल्ट आवाम के सामने रहेगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये सर्वे कब हुआ है? अभी सतीश शर्मा साहब 2.5 हफ्ते हुए हैं, उन्होंने कहा था हम सर्वे नए सिरे से करेंगे। क्या ये हुकूमत की निगरानी में हुआ? और अगर आपकी निगरानी में नहीं हुआ है, आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छा करना चाह रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को रोकेंगे? क्या जांच नए सिरे से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत कराएगी कि क्या कहीं 1,27,000 में भी तो ऐसे लोग नहीं है जो जिनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं? मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको तो वही फरमाया कि इस पे ऑलरेडी एक्शन हो चुका है। अब इसको कि आप आने वाले 1-2 महीने आवाम सरकार आ जाएगा, क्योंकि ये 10 साल की गंद है, इसको रातों रात रातों रात रेक्टिफाई होएगा तो नहीं। ये बेसिकली पीडीपी की मजबूरी है कि अगर कुछ आप पॉजिटिव करना चाहते तो उनको अपनी दुकान चलाई है, वो मजबूर है कि कहां से हम को दिखाए कि देखो जी करने रही है। हमें इनकी गंद की वजह से अभी टेंडर के साथ लड़ना पड़ रहा है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं कि 170 ये लोग को यूटी बनाने वाला जितना बीजेपी वाला उतना पीडीपी वाला भी, उनको चीजों को रेक्टिफाई करना है। आपके सामने भी कोई ऊपर ढका तो है नहीं, अभी तक आए नहीं है। इंशाल्लाह सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो रहा है और रिजल्ट ठीक है। मोहित साहब कुछ रेस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं और कुछ इल्जामात भी लगे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपने लाया, गलतियां आपने की, पिछले दरवाजे से कुछ बेनिफिशरीज लाए आपने लाए और ये तभी आज निकालने पड़े। और वैसे भी मसले को हाईलाइट करना आपकी मजबूरी है वाकई में उनके अकॉर्डिंगली। देखिए, एक तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे कोई दोस्त हैं, लेकिन इनकी आवाज शायद कट रही थी तो पूरी बात तो नहीं सुन पाया मैं। शेख अवैस साहब हैं, आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है जी। हाँ, सो कहीं ना कहीं शायद वो कह रहे थे कि ये कुछ पिछले 10 साल के अंदर कुछ इसमें धांधली हो गई थी और धांधली को ठीक करने की कोई जरूरत इसके अंदर आन पड़ी। लेकिन जब आपने उनसे ये सवाल पूछा कि
कि क्या ये सर्वे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने किया है, तो उनके पास इस चीज का जवाब नहीं है अभी। वो अभी कह रहे हैं कि 1 महीना रुक जाइए, 2 महीना रुक जाइए, हम बताएंगे कि ये सर्वे किसने किया है। और वो एपीएल और बीपीएल की बात कर रहे हैं। तो मैं ओवैस साहब को बताना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा था कि कोई जो बीपीएल के अंदर आने चाहिए लोग, उनको आपने बीपीएल के अंदर लाने से पहले ही लोगों को आपने डिलीट करना शुरू कर दिया। आप पहले ही अपने लोगों को चोर बताना शुरू कर दिया। आपने पहले ही यहाँ कश्मीर के लोगों को बोलने लगे कि ये तो चोर है, ये अनाज की चोरी करते हैं। तो आपको कम से कम पहले आपको उन लोगों को पॉवर्टी लाइन के राशन कार्ड आप दे देते। उसके बाद आप कोई अगर रिपोर्ट, कोई जांच आपने की, तो उस जांच को आपने अखबारों के जरिए से आप लोगों के सामने लाते कि इसके अंदर ये धांधली हो गई है या इसके अंदर कोई गलत काम हो गया है, हम जी इसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन आपको 2 महीने सरकार संभाले हुए अभी हुए नहीं है, सर्वे आपके पास कोई रिकॉर्ड है नहीं, उसका कोई डेटा आपके पास है नहीं, और आप निकल गए हैं कि लोगों को भी आप भूखा मारने के लिए ये, और आप उसको बेशर्मों की तरह टीवी के ऊपर डिफेंड कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार का और हमारे मंत्री का जो फैसला है वो सही है। आप अपने लोगों को चोर बोल रहे हैं। आप अपने ही रियासत में रहने वाले लोगों को जहां बेरोजगारी 38% है, आप उनको बोल रहे हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने वाले लोग क्या चोर हैं, क्या वो डाकू हैं? ये आपका रवैया है अपने वोटर्स के तरफ कि बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी डेटा के, बिना किसी नंबर के, बिना किसी सर्वे के आप लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो खाने की चोरी कर रहे हैं, 5 किलो राशन की चोरी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको टीवी के ऊपर अपने लोगों को चोर बोलने के लिए, जो 5 किलो राशन की चोरी कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है तो आप उस सर्वे को रिलीज कीजिए। अच्छा, अखबारों के जरिए आपको मिनट, सर्वे को ठीक है। रिलीज कीजिए कि हमने ये सर्वे लिया और इसके अंदर जी हमारे को इतने लोग डिफॉल्टर पाए गए, या इतने लोगों के पास कोई गलत राशन कार्ड था, या बीपीएल वाले के पास एपीएल का था, एपीएल वाले के पास बीपीएल का राशन कार्ड था, आपने बीपीएल वालों के राशन कार्ड खारिज कर दिए। तो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं लोग, उनके राशन कार्ड आपने खारिज कर दिए। आप आज उनको दर दर के ठोकरे खाने के ऊपर इस शदीद सर्दी के अंदर आपने उनको मजबूर कर दिया। और आप बात कर रहे हैं कि भाई जहां पे धांधली हो रही है 10 साल से, आपके पास कौन सा ऐसा सर्वे है कि आप बोल रहे हैं यहाँ 10 साल से धांधली हो रही है? क्या आप दिल्ली के पिछले 7 साल 8 साल के रूल को जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आप एलजी साहब के पिछले 8 साल के रूल को जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या मजबूरी आग पड़ी है आप लोगों को कि आप इतने तलवे चाट रहे हैं दिल्ली के कि आप अपने लोगों को चोर बताने पे मजबूर हो गए? आप अपने ही लोगों को बोल रहे हैं कि ये अनाज की चोरी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं जरा वो जो कंफ्यूजन है ना वो दूर होना चाहिए। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अगर ये जानकारी है कि इतने लोगों का सर्वे हुआ है, कुछ ऐसी एंट्रीज हुई हैं जो शायद बोगस बेनिफिशियरीज के नाम पे निकाली गई, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बड़ा काम किया। लेकिन मैं ओवैस साहब से पूछ रहा था कि आपके दायरा इख्तियार में ये चीज है क्या इस सर्वे को, क्योंकि 1,27,000 लोगों में हो सकता है कि 10-20-30% ऐसे लोग भी हों जिनका शायद जिनके साथ नाइंसाफी हो। उस नाइंसाफी से बचने के लिए क्या अगर कोई सर्वे पहले तो हुआ है, अगर हाँ या ना में जवाब दे पाए, दूसरा क्या उसको रोकने के लिए अगर गलत कहीं पर हुआ है तो उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस रोकेगी? देखिए आसिफ साहब, 1,27,000 का जो आपने जो है ये अभी ये हमने नहीं किया है। ये सर्वे आपको पता है एलजी शासन चल रहा था यहाँ पे, ये आया है। इस पे हम किसी को एलजी शासन के सर्वे को आपकी सरकार लागू क्यों कर रही है? आप इस सर्वे को रोक दीजिए। एक मिनट मोहित साहब, मैंने यही सवाल पूछा है। एक मिनट मोहित साहब, मैंने ऑर्डर तो आपकी गवर्नमेंट निकाल रही है ना। अगर सर्वे एलजी के शासन का है तो आपकी सरकार क्यों उनके तलवे चाट रही है? आप मना कर दीजिए, बोलिए ये सर्वे गलत है, हम इस सर्वे को नहीं मानते, हम नया सर्वे करेंगे और नए सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम फैसला लेंगे। आप लोगों को क्या मजबूरी है कि एलजी साहब के सर्वे के ऊपर आप कश्मीरियों को भूखा मारने के ऊपर निकल गए? किसी और पार्टी ने सर्वे किया, किसी और सरकार ने सर्वे किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पुराने सर्वे के ऊपर कश्मीरियों को भूखा मारने पे निकल गई। इतनी मजबूरी आ गई नेशनल कॉन्फ्रेंस को।
ऐसा सतीश शर्मा साहब को कौन सा इतना जल्दी लालच ठीक है मोहित ऐसा साहब, उमर ठीक है को मोहित इतनी साहब, जरा कौन सी उनको मजबूरी उनको है? उनको जवाब का मौका दीजिए, फिर मैं इरफान साहब के पास भी जाऊंगा, वो भी वेट कर रहे हैं। सियासत के ये ब्राउनी पॉइंट आप अपना कमाना सर्वे बंद कर लीजिए, कीजिए। आपके पास सरकार है, आप अपना सर्वे कर लीजिए, उसके बाद फैसला लीजिए। मोहित साहब, आपको ठीक है मोहित साहब, वोट दिया, आपको लोगों ने वोट दिया है सर्वे करने के लिए, आपको लोगों ने वोट दिया है तो सहूलियत लाने के लिए, आपको लोगों ने वोट दिया है ताकि आप उनकी तर्जुमानी करें, आपको लोगों ने वोट दिया है ताकि आप उनकी बात करें। आपको एलजी साहब का यहाँ पे चर्चा बनने के लिए वोट नहीं दिया गया है, आपको एलजी साहब के इशारों पे नाचने के लिए कश्मीरियों ने वोट नहीं दिया है। ठीक है मैं एलजी साहब का चमचा बनने के लिए कश्मीरियों ने वोट नहीं दिया है आपको। आपकी मोहित जी आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा आपका। अच्छा, क्या मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। इरफान साहब भी हमारे साथ हैं, वो एमएलए भी हैं गवर्नमेंट में, उनका भी अगरचे डायरेक्टली मैंने शुरुआत में कहा लेकिन इनडायरेक्टली जरूर रोल है। कहीं अगर गलतियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, पहले तो क्या आप भी एक इलाके के नुमाइंदे हैं, जो मैंने ओवैस साहब से भी पूछा था सवाल कि अगर कोई सर्वे हुआ है तो उसकी भी कोई जानकारी होनी चाहिए, और क्या गवर्नमेंट के हद इख्तियार में यह है कि जो मोहित साहब भी पूछ रहे हैं कि रोका जा सकता है इंप्लीमेंट होने से पहले, कम से कम जांच हो जाए। सतीश शर्मा साहब जो कह रहे हैं ठीक है सर्वे हो, लेकिन ये तो पता चले सही क्या गलत क्या, उसके बाद कोई फाइनल लिस्ट सामने आए। अभी तो ये मरकज ने सारा किया है। हफीज साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है इरफान साहब। जी जी जी, ठीक है, अब कंटिन्यू करें जी। आ रही है आवाज आप? जी जी। देखिए, मुझे पूरा इस बात पे एतमाद है कि जो ये मौजूदा सरकार है, चाहे बिजली के हवाले से चाहे फ्री राशन के हवाले से, ये लोगों को राहत देगी। और मुझे इस बात पे भी पूरा एतमाद है कि जो हमें अपना कोटा है गरीबों के लिए, एवाई के लिए, बीपीएल के लिए, क्वेश्चन डज नॉट अराइज उसमें हम सरेंडर करेंगे या किसी गरीब के साथ नाइंसाफी होगी। अगर कोई ऐसा प्रयास हुआ है पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में, डिलीशन आज का नहीं हुआ है, जिस तरीके से मोहित साहब, ओवैस साहब को मुझे लग रहा है कि ये जो फैक्ट्स के भरत से बात कर रहे थे और अननेसेसरली एट्रीब्यूट मोटिव्स ओवैस साहब पे कर रहे थे कि आपने कह रहे हो कि यहाँ के लोग चोर हैं, जम्मू कश्मीर के। मुझे बान साहब से ये उम्मीद नहीं थी। इन्होंने कभी नहीं कहा कि ऐसे यहाँ के लोग चोर हैं। तो हमें ये देखना है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मौजूदा सरकार है, जो पहला प्रयास हुआ है, अगर उस प्रयास में गलत है, लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। गरीब को अपना हक मिलेगा, बीपीएल को मिलेगा, एवाई को मिलेगा। हाँ, अगर कहीं पर कोई गलती हुई है, गलती से किसी को जो इसके लायक नहीं था उसे मिला है, और एक गरीब का जो हक था वो छीना गया, तो उसके लिए अगर कोई प्रयास होता है तो वो प्रयास सही माने में होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, गरीब को अपना हक मिलना चाहिए। और अगर एलजी साहब के समय में वो सही नहीं हुआ है, इस पॉपुलर गवर्नमेंट को उसे दुरुस्त करना चाहिए। तो उमर साहब को आप ये सजेस्ट करेंगे कि कार्रवाइयां तहसील लेवल, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल से टॉप लेवल तक कीजिएगा अगर कोई गलती कहीं पर हुई है? पहले तो सर्वे का पता ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें ऑर्डर है, बहुत पहले से तहसील लेवल पे होगा। गांव में पटवारी साहब की इसमें एक भूमिका है, गांव के लोगों की इसमें भूमिका है, टू असर्टेन हु इज हु, किसका हक बनता है। मेरा इरफान साहब से एक बेसिक सा सवाल है, सरकार ने एक फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है इरफान साहब, मोहित साहब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मोहित साहब का सवाल सुन लीजिएगा जरा, उनको भी रिस्पॉन्ड कर। जो इरफान साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि भाई सर्वे होना चाहिए। फिलहाल अगर कोई पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्वे किया है, सरकार है, एक मजबूत सरकार है, मंत्री जी वहां पे बैठे हैं, मंत्री जी को एक ऑर्डर निकालना है जी, हम इस सर्वे के हिसाब से किसी का राशन कार्ड डिलीट नहीं करेंगे जब तक ये सरकार मुतमईन नहीं हो जाती है, अपना एक सर्वे नहीं कर लेती है, एक अनबायस्ड सर्वे नहीं कर लेती है, तब तक कोई डिलीट नहीं होगा। हमारी सरकार से सिर्फ इतनी डिमांड है कि आप इस ऑर्डर के ऊपर बैन लगाइए, रोक लगाइए। आप सरकार को डिफेंड क्यों कर रहे हैं इस चीज के लिए? आप अगर मानते हैं
कि इसके अंदर सरकार क्लैरिटी से नहीं आ रही है। अगर सरकार ने ये सर्वे खुद नहीं किया है तो किसी और की सरकार का किए हुए सर्वे के आप अपने लोगों को सजा किस बात पे दे रहे हैं? आपको लोगों ने चुनकर भेजा है इसलिए ताकि आप उनकी तर्जुमानी करें। आपको अपने लोगों को किसी और की रिपोर्ट के ऊपर आप अपने लोगों को सजा दे रहे हैं। आप क्यों सजा दे रहे हैं उनको? आपको इस चीज की गुहार लगाइए मंत्री जी से कि आप इस ऑर्डर को बैन लगा दीजिए। आप इस ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर लगाइए कि भाई ये ऑर्डर हमें मंजूर नहीं है। हम लोगों को राहत फराहम करने के लिए इधर आए हैं। हम पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डरों के ऊपर लोगों को सजा देने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। आप सरकार और कुछ नहीं। आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े तरीके से एक तो सरकार से बाहर रख दिया। जब तक उनको आपके सपोर्ट की जरूरत थी उन्होंने आपका सपोर्ट लिया। जब सरकार बनाने की जरूरत आई तो उन्होंने कांग्रेस को बालाताक रख के उनको इस्तेमाल करके आज उनको धक्का देकर बाहर कर दिया। आप उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुणगान गा रहे हैं। मैं समझ नहीं रहा हूं कि आपको लोगों ने वोट दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने आपने चुन कर रहा है। इरफान साहब, मेरे को आपका बड़ा एहतराम है। आपने लोगों के हक की बड़ी बार बात की है, लेकिन मेहरबानी करके आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान मत बन जाइए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के तर्जुमान मत बन जाइए। आप लोगों के जुबान बनिए। आप लोगों के हक की बात कीजिए। लोगों को परेशानी हो रही है आज इस टाइम पे। आप सरकार से, मंत्री जी से ये गुहार लगाइए कि आप इस ऑर्डर को फिलहाल बालाताक रखें। आप एक नया सर्वे कर लें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, आप एक नया सर्वे करें। उस सर्वे की रिपोर्ट आने का इंतजार करें, उसके बाद आप फैसला लीजिए। और जो फिलहाल लोग धोखे खा रहे हैं, जो बीपीएल मंत्री को इतनी सूझबूझ जो बीपीएल के लोग हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, फिलहाल आप उनको राशन कार्ड दे दीजिए, फिलहाल आप उनको सहूलियत दे दीजिए। आप तो बेचारे जो ठीक है, ठीक है मोहित साहब, ओके आपने मंत्री साहब से रिक्वेस्ट की है तो सरकार के नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं। अवैध साहब, एक फाइनल कमेंट कर दीजिएगा। मैंने पहले भी पूछा था, हुकूमत के दायरा अख्तियार में है, रोका जा सकता है। फिलहाल तहकीकात होगी, मुलव्विसिन के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। अगर किसी का बोगस राशन कार्ड बनाया, फर्जी बनाए गए, इसका हिसाबो किताब हुकूमत करेगी और अकाउंटेबिलिटी के साथ करेगी। राजनीति है तो आप अपनी सलाह अपने पास रखिए। शेख अवैध साहब, मोहित साहब ने जो सवाल पूछे, मेरा तो मशवरा इतना है, मंत्री जी को एलजी का संतरी बनने की जरूरत नहीं है, वो लोगों का संतरी बने। ठीक है, सरकार जो है वो एलजी का संतरी ना बने, वो लोगों का संतरी बने। हमारे को कोई सियासत नहीं चाहिए, हम इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हमारी तो सिंपल रिक्वेस्ट है, लोगों को आराम पहुंचाइए। आपकी सरकार मोहित साहब और इरफान साहब, ठीक है, मैं अवैध साहब के पास जा रहा हूं। एक फाइनल कमेंट, मुझे बहुत कम वक्त है मेरे पास, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मिनट। लेकिन लोगों को आराम मिलना चाहिए। कांग्रेस के मोहित साहब आपका एतराज और सवाल दोनों तक पहुंच गए। मैं अवैध साहब से फाइनल कमेंट ले लूं जी। आसिफ साहब, मोहित जी को इनकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि पार्टी को रिप्रेजेंट, पर मुझे एक चीज बताइए कि कॉमन सेंस, जहाँ पे 1,27,000 लोगों की बात होगी, एज पॉलिटिकल पार्टी हम क्यों किसी राशन, हमने ये चीज कही कि अभी ये एलजी की तरफ से आया है, हमारे अभी हुए हमको इस चीज को, सरकार को संभाले हुए, जो मंत्री वगैरह किसी पे कोई नहीं होगा। हम नहीं चाहते हैं कि जो लोग एफर्ट करते हैं, एपीएल वाले जो एफर्ट करते हैं राशन, जो बीपीएल वाला खरीद नहीं सकता, उसका हक एपीएल, तब तक किसी को राशन रोका नहीं जाएगा। अरे ओवैस साहब, आपके पास तो ऐसा कोई सर्वे है ही नहीं ना। आपकी सरकार ने तो ऐसा कोई सर्वे नहीं किया, तो आपको कैसे पता है कि एपीएल वाला बीपीएल का हक खा रहा है? आपको कैसे पता है कि कोई किसी का हक खा रहा है? आपकी सरकार ने तो नहीं किया। उसके लिए खड़े हैं। पहले सर्वे कर लीजिए। अगर आपको लोगों को, अगर आपको एपीएल या बीपीएल की इतनी फिक्र है तो आप पहले कम से कम सर्वे तो कर लीजिए। आप एलजी साहब के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं, आप एलजी साहब के ऑर्डर के ऊपर लोगों को सजा देने के लिए निकल रहे हैं। आप सर्वे कर लीजिए, आप मुतमईन हो जाइए, आपकी सरकार मुतमईन हो जाए, उसके बाद कोई ऑर्डर निकालिए। हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि आप पुराने सर्वेयों के ऊपर या एलजी साहब के इशारों के ऊपर मत चलिए। अगर आपके पास कोई सर्वे ही नहीं है, आपकी सरकार के पास कोई ऐसा सर्वे नहीं है कि एपीएल और बीपीएल के बीच में कहीं ना कहीं कोई आपस के अंदर इख्तलाफात है कि बीपीएल का हक खाया गया, एपीएल ने वो हक खा लिया, तो अगर आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो आपको ऐसा किसी के ऊपर भी उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। आपको सरकार में इसलिए नहीं बिठाया गया है
शेख अवैस साहब मैं अच्छा ठीक है, टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। फाइनल क्वेश्चन जरा शेख अवैस साहब, मोहित साहब 1 मिनट रुक जाइएगा। मोहित साहब 1 मिनट, मोहित साहब एक फाइनल चीज मुझे उनसे जानने दीजिएगा, क्या वक्त नहीं है शेख अवैस साहब की हुकूमत एक क्लैरिटी के लिए बाहर आए, टॉप लेवल से कोई बयान दिया जाए, वजाहत की जाए कि यहां से ये जो कंफ्यूजन और क्योस पैदा हुआ है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे इसको दूर किया जाएगा? एक दूसरा, 24 घंटे पहले भी आपसे सवाल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पूछती हैं, उस पर भी 48 घंटे बीत गए हैं या बीतने वाले हैं, लबकुशाई वहां पर भी कोई नहीं हुई है। जो प्रोजेक्ट्स को लेकर, माहौलियात को लेकर और इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर कल आपसे सवाल पूछे गए थे। अवैस साहब, चलिए राब्ता मेरा मुनक़ता हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हफीज लोन साहब, मोहित बाहन साहब और शेख अवैस साहब 5 के पंच में ज्वाइन करने के लिए, अहम तरीन सवालात उठाने के लिए। और चूंकि हम कल भी देख रहे थे, एक पर सियासत तो हो रही थी, वो आप देखेंगे सियासी जमातें करेंगी, उनने अपने अपने हिसाब से काम करना है, लेकिन कुछ बुनियादी मुद्दे हैं, कुछ बुनियादी सवालात हैं। माहौलियात को लेकर भी सवाल पूछे गए, हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, खुलकर वजाहत करे, जवाब दे। कल सवाल जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला की तरफ से पूछे गए, उन सवालों का जवाब अभी तक नहीं आया। लेकिन राशन वाले मामले पर भी, अगरचे ये मामला बड़ा हसास है और अहम तरीन है, जिस पर संजीदगी के साथ शायद इस वक्त विचार करने या गौर व फिक्र करने के बाद जवाब आना चाहिए हुकूमती सतह पर, वहां दोनों तरफ से हम देख रहे हैं एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर, ये गलती ये मेरी नहीं, आपके टाइम में मेरे टाइम में नहीं, ये सारा सिलसिला हम देख रहे हैं, जो शायद आज के वक्त में अवाम के जज्बात और एहसासात की कद्र करने का जो वादा किया गया था, वो वादा खिलाफी हो रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 5 के पंच में बस इतना ही।